हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आचार्य सुकुमार डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 6 में विषय गणित और प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे। देखते हैं, पहला सवाल है हमारा, ये है प्रश्न नंबर 1, अधोलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। देखो, सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि गुणनखंड क्या होते हैं। ठीक है, पहले देखो हम सवाल पढ़ते हैं, अधोलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है ये समझ लें। मान लीजिए कोई संख्या है, मैंने 10 संख्या ली। कितनी ली? 10। अब जो 10 संख्या है, जिस संख्या से ये पूरी भाग चली जाएगी, उन संख्याओं को इसके गुणनखंड कहेंगे। जैसे 2 से पूरा जा रहा है 5 बार, तो एक तो इसका 2 आ गया और एक 5 आ गया। ऐसे ही बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं। तो देखते हैं, पहला जो दे रखी है हमें संख्या वो है 12, फिर 18, 20, 24, 36, 15, 21, 23, 27। इन सभी संख्याओं के हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। देखो समझो, पहले 12 है। कितना है? 12। अब वो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है जिन संख्याओं से 12 को पूरा भाग किया जा सकता है। तो देखो, कोई भी संख्या हो, उसके दो गुणनखंड तो निश्चित होते हैं। निश्चित कौन कौन से? एक तो 1 होता है और एक स्वयं में वो संख्या होती है जो संख्या दी रखी होती है। क्योंकि 1 से सभी को आप डिवाइड कर सकते हैं, और जो सेम है, खुद संख्या है, उसे भी आप डिवाइड कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। देखो, पहले 12 है। 12 को हम कितने से? 1 से कर सकते हैं, क्योंकि 12 का 12 हो गया। 2 से कर सकते हैं, 2 छक्का 12 हो गया। 4 से कर सकते हैं, 4 तिया 12 हो गया। सॉरी, 3 से कर सकते हैं, 3 चौक 12 हो गया। और फिर 4 से कर सकते हैं, और फिर 6 से कर सकते हैं, और फिर 12 से कर सकते हैं। देखो, देखते हैं एक बार कोई संख्या इसमें छूटी तो नहीं है। देखो, 1 से अगर हम 12 को भाग करें तो 12 बार जाएगा। 2 से करें 6 बार जाएगा। 3 से करें 4 बार जाएगा। और 4 से करें तो 3 बार जाएगा। और 6 से करें तो 2 बार जाएगा। और 12 से करें तो 1 बार जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें 12 के क्या सभी गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगली संख्या हमारी 18। कितनी है? 18। अब 18 के गुणनखंड हमें निकालने हैं। तो एक तो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, क्योंकि 1 से भी इसे भाग किया जा सकता है। 2 से भी करा जा सकता है, 3 से भी किया जा सकता है। 4 से नहीं हो सकता, क्योंकि 4 के पहाड़े में कहीं भी 18 नहीं आ रहा। 5 नहीं हो सकता, 6 हो सकता, क्योंकि 6 तिया 18 हो सकता। ठीक है, 6 के बाद 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 हो सकता। क्यों हो सकता है? 9 दूनी 18। अब 9 के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 18 को पूरा काट सके, तो इसलिए 9 के बाद स्वयं कितनी? 18 ही होगी। तो इस प्रकार हमें देखो 18 के गुणनखंड मिल जाएंगे। इसी प्रकार 20 है। 20 को देखते हैं, 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। देखो, 1 से करा 20 में चला जाएगा, फिर 2 से 4 से भी चला जाएगा, 5 से भी चला जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, और 8 से भी भाग नहीं हो रहा है ये, 9 से नहीं होगा। फिर कितने से होगा? 10 से। देखो, 10 दूनी 20। अब 10 से 2 बार ये भाग जा रहा है। इसका मतलब 10 से जो ऊपर की संख्याएं हैं, उनसे अब किसी भी संख्या से 20 को भाग नहीं दिया जाएगा, पूरा नहीं कट पाएगा 20। तो इसलिए 10 के बाद कितना होगा? 20 होगा। तो इस प्रकार हमें 20 के भी गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे ही 24 है। 24 को देखते हैं, 1 बार चला जाएगा, 2 बार, 3, क्योंकि 8 तिया 24, और 4 बार चला जाएगा, 6 चौक 24, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा। कितने से? 6 से। देखो, 6 चौक 24, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, क्योंकि 8 तिया 24। फिर 9 से नहीं कटेगा, 10 से भाग नहीं होगा पूरा, 11 से भाग नहीं होगा, 12 से हो जाएगा, क्योंकि 12 दूनी 24।
अब 12 के बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं आती जिससे हम 24 को पूरा पूरा भाग कर सकें। फिर उसके बाद क्या आएगा, स्वयं 24 ही आएगा। इस प्रकार हम 24 के गुणनखंड भी प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जिन संख्याओं से 24 को पूरा पूरा भाग किया जा सकता है वो संख्याएं 24 की क्या होंगी, गुणनखंड होंगे। देखो 24 आ गया, 24 के बाद कितना है हमारा 36। 36 को देखते हैं, एक बार जाएगा, दो बार जाएगा, 3 से कट रहा है, देखो 3 ही करना, 3 और 3 दूनी 6, 3 बार चला जाएगा। 4 से भी कट रहा है क्योंकि 9 चौक 36, 4 से कट गया। 4 के बाद 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, देखो 6 से कट रहा है, 6 छंग 36। 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, और 8 के बाद कितने, 9 से, 9 चौक 36 हो गया। जब 9 चौक 36 हो जाएगा, अब इसके बाद कितने से आ रहा है, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं, फिर आ जाएगा 12 से, कितना 12 से, 12 तिया 36। फिर 12 के बाद जो जाएगा ये 18 से जाएगा, कितना जाएगा 18, क्योंकि 18 दूनी 36। अब जो जाएगा 18 के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे 36 को पूरा पूरा भाग किया जा सके, इसलिए ये स्वयं कितना होगा, 36 होगा। इस प्रकार हम 36 के भी गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार क्या है, 15 लीजिए, ये हमें 15 दे रखा है, 15 देखो 1 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। फिर 2 से पूरा भाग नहीं होगा। फिर 3 से हो जाएगा क्योंकि 3 पंजे 15। 4 से पूरा भाग नहीं होगा। फिर कितना है, 5 से होगा, 5 से पूरा पूरा जा रहा है, 5 तिया 15, ठीक है। फिर उसके बाद जो जाएगा 5 के बाद 6 से नहीं जाएगा, 7 से, 8 से, 9 से नहीं जा रहे। अब कितने से जाएगा, स्वयं 15 से ही जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम 15 के गुणनखंड भी प्राप्त कर सकते हैं। देखो अब आया हमारा 21, कितना आया 21। 21 को देखते हैं अभी। 21 में क्या है, एक तो 1 से जाएगा ये, और बाकी कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 21 को हमें भाग कर दे। 21 के बाद मतलब 1 के बाद जो जाएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3, क्योंकि 3 फिर कितना आएगा 7, देखो 7 तिया 21। अब और कोई संख्या नहीं है, 9 से भी नहीं जा पाएगा ये, 11 से नहीं जाएगा, तो इसके बाद कितना आएगा, पूरा 21 ही आएगा। इसी प्रकार 23 है, 23 को हम अगर भाग करें तो एक बार ही जाएगा और स्वयं 23 से जाएगा, क्योंकि 23 का कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए जो है 1 और 23 इसके 2 गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 23 कोई से पहाड़े में नहीं आता, ये एक कैसी अभाज्य संख्या है। इसे अब देखो आगे क्या देखते हैं, 27। 27 को हम करते हैं अभी। 27 एक तो कितना 1 से जाएगा, 1 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा 27, और 3 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और 5 से नहीं जाएगा, 4 से 6 से नहीं जाएगा, और कितने से जाएगा 9 से पूरा पूरा, 9 तिया 27। फिर उसके बाद 10 11 नहीं जा पाएगा, और फिर कितना आएगा, स्वयं 27 ही आएगा, ठीक है। इस प्रकार ये संख्याओं के हमारे क्या हो जाते हैं, गुणनखंड हो जाते हैं भाई, ठीक है। देखो एक बार और देखें, ये समझ लें पहले, कह रहा है अधोलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए, ठीक है। सब का मतलब ये है कि जिन संख्याओं से इसे पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है वो संख्याओं के क्या गुणनखंड कहलाते हैं। देखो 12 है, 12 को 1 से भी भाग दिया सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। इस प्रकार ये जो सब संख्याएं जो हैं वो 12 की क्या हो गई, गुणनखंड हो गई, ठीक है। हाँ तो देखते हैं अगला सवाल है हमारा प्रश्न संख्या 2, कह रहा है अधोलिखित संख्याओं के प्रथम 6 गुणज लिखिए, ठीक है। देखो गुणज वाली बात अगर आ जाती है, पहले देखें हम सवाल पढ़ें, कह रहा है अधोलिखित संख्याओं के प्रथम 6 गुणज लिखिए। गुणज क्या होते हैं ये समझिए। गुणज जो होते हैं, यदि कोई संख्या दे रखी होती है तो उसके अगले 6 गुणज की बात कर रहा है, तो ऐसा मान लीजिए उसका 6 तक का पहाड़ा हो जाएगा। कितना, 6 तक का पहाड़ा आप पढ़ दीजिए तो उसके आप 6 गुणज निकाल लेंगे। देखो समझें कैसे भाई।
पहला सवाल है हमारा, ए सवाल दे रखा है 6। 6 के हमें अगले प्रथम 6 गुणज निकालने हैं। तो 6 के देखो, यदि हम 6 से ही स्टार्ट करें तो मतलब 6 का ना 6 और 6 तक निकालने हैं हमें। देखो 6 का ना 6 और 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30 और 6 छंग 36। यदि वो 6 को छोड़कर अगले 6 गुणज निकलवा ले आए, मान लीजिए कह रहा है कि भाई 6 के प्रथम 6 गुणज लिखिए, तो अगर प्रथम 6 गुणज की बात कर रहा है तो 6 आएगा, क्योंकि 6 से ही तो स्टार्ट, 1 से ही तो स्टार्ट होगा, क्योंकि 6 का ना 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36। किसी भी संख्या का अगला गुणज निकालने के लिए उस मतलब जो पहला गुणज होता है उसी में उस संख्या को हम निरंतर जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, देखो इन सब का अंतर जो आएगा हमारा वो 6 आएगा। इसमें से घटाओ 6, ये 6, यानी जो अगली संख्या हमें प्राप्त करनी है, प्लस अगर इसमें 6 कर दें तो आ जाएगा, फिर प्लस 6 कर दें फिर आ जाएगा, फिर 6, ऐसी जो है इसके आगे के गुणज निकलते चले जाएंगे। ऐसी देखो b है हमारा, b है 7, तो 7 को देखो 7 आ जाएगा, 7 में 7 और जोड़ दोगे 14 आ जाएगा, फिर 21, फिर 28 और फिर 35। देखो 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और 7 छंग 42 आ गया। इस प्रकार ये 7 के क्या आ गए, 6 गुणज आ गए। देखो 1 2 3 4 5 6, यानी वो संख्याएं जो 7 से पूरी कट जाएं वो 7 के गुणज कहलाएंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार जो हमारी सी जो है उधर रखा 8, तो 8 ही का ना 8, 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40 और 8 छंग 48। इस प्रकार 8 के हमारे ये 6 गुणज देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 8 से जो आगे के 6 गुणज होंगे वो सभी गुणज 8 से कटने वाले होंगे। यदि कोई संख्या, जिस संख्या का हम गुणज निकाल रहे हैं उस संख्या से पूरा भाग नहीं जा रही है, तो मान लीजिए कि वो संख्या उसकी गुणज नहीं है। देखो प्रश्न संख्या 3 हमारी है, कह रहा है 11 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 150 से कम हो। देखो भी कह रहा है 11 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 150 से कम हो। कहने का मतलब ये है कि जो 11 हैं उससे 150 के नीचे की जितनी भी संख्या हैं वो 11 से पूरी डिवाइड यानी भाग होनी चाहिए। देखो एक तो 11, 22, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44 और 55 और 66, 77, 88 और 11 नेम 99। फिर उसके बाद आता 110। अब हमें यहाँ तो आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि ये तो हमने 11 का पहाड़ा पढ़ दिया भाई। 11 के ना 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 44, 55 और 66, 77, 88, 99, 110। अब जो अगला हमें सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि भाई 150 से कम, यानी 150 से कम। अभी 110 और 150 में अंतर है 40 का, तो इसका मतलब 40 और 11 जुड़ सकते हैं इसमें। आप तो अगर हम 110 में 11 और जोड़ दें तो कितना आ जाएगा हमारा अगला गुणज आ जाएगा हमारा 121। कितना आ जाएगा 121। यदि अब 121 में 11 और जोड़ दें हमारे तो अगला गुणज जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 132। ठीक है, इन गुणजों को ध्यान से देखें क्योंकि यहाँ तक तो हमने आसानी से निकाल लिए क्योंकि हमें 10 तक तो पहाड़ा याद था इसका 11 का। लेकिन 11 के जो बाद का है 110 के बाद उसमें 11 हम जोड़ते चले जाएंगे और 11 के अगले गुणज बनते चले जाएंगे। अब देखो 132 में यदि हम 11 जोड़ दें तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यहीं देख लेते हैं। 11 यानी 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। अब इसके बाद बात यहाँ आती है भाई। अब इसके बाद क्या करते हैं, यदि हम इसमें 11 जोड़ रहे हैं, कितने जोड़ रहे हैं 11, तो 4, 5 और 1, यानी जो अगला गुणज आ रहा है हमारा 154 आ रहा है। लेकिन सवाल में शर्त क्या है, सवाल कह रहा है कि 150 से कम हो। कितने हो 150 से कम हो, कह रहा है 11 के सभी गुणज जो 150 से
कम हो। यदि हम इससे अगला गुणज अगर निकालते हैं तो वो 154 आ रहा है, जो कि 150 से अधिक है, लेकिन सवाल में क्या है 150 से कम। तो इसलिए जो है हमारा लास्ट गुणज जो होगा हमारा वो 143 होगा। इसलिए इस प्रकार हमारा आंसर मिल जाता है। ठीक है, देखो एक बार और समझ लें, कह रहा है 11 के सभी गुणज निकालने हैं हमें जो 150 से कम है। ठीक है, तो 11 का हमने सिंपली 11 का 10 तक तो पहाड़ा पढ़ लिया क्योंकि हमें याद है, लेकिन जो 110 के बाद जो गुणज हम निकालेंगे वो हम क्या करेंगे, इसमें 11 ऐड करते चले जाएंगे। इस प्रकार ये हमारे जो है गुणज प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये हाँ, तो देखते हैं भाई अगला सवाल। ये प्रश्न नंबर 5 है। ये कह रहा 8 के सभी गुणज ज्ञात करें जो 70 और 100 के मध्य स्थित हो। ठीक है, सवाल में कंडीशन दे रखी है कि जो 8 के गुणज हैं वो 70 और 100 के बीच में होने चाहिए। ठीक है, यानी 70 से ऊपर होने चाहिए और कितने 100 से कम होने चाहिए। तो देखो पहली बात मैंने बताया था, जो संख्या 8 से पूरी भाग चली जाएगी वो संख्या 8 का गुणज कहलाएगी। ठीक है, यानी जो 8 से भाग चली जाए वो 8 का गुणज कहलाएगी। देखो 70 है, ये कितना है 70। ठीक है, अब 70 8 से पूरा भाग नहीं जा रहा तो कितना जाएगा, देखो 8 से अगर भाग करें तो 8 अट्ठे 64, 9 से करें 9 अट्ठे 72, कितना आ रहा 72। ये 70 और 72 के बीच में कोई ऐसी संख्या नहीं आ रही जो 8 से पूरी भाग चली जाए। तो यानी 70 से ऊपर पहला जो गुणज होगा हमारा 8 का, वो जो होगा हमारा कितना होगा 72 होगा। कितना होगा भाई 72, 72। अब इसके बाद जो अगला जो होगा इसमें 72 में यदि हम 8 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80। अब इसी प्रकार अगर 80 में 8 और जोड़ दें हम, कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर 88 में 8 और जोड़ें तो कितना हो जाएगा 96, 96 हो जाएगा। अब अगर इसमें हम 8 और जोड़ दें तो कितना हो रहा है भाई 104 हो रहा है। कितना हो रहा है 104। लेकिन सवाल कह रहा है कि 100 के मध्य, यानी 100 से कम हो और 70 से ज़्यादा हो। यदि हम अगला गुणज 8 का बनाते हैं तो वो 100 से ऊपर जा रहा है, 104 हो रहा है। ठीक है, तो देखो 72, 80, 88, 96, यानी ये 3 जो गुणज हैं हमारे वो 70 और 100 के बीच में हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। सही है ना। देखो 72, 80, 88, 96 ये सभी चारों संख्याएं हम 8 से इन्हें पूरा भाग कर सकते हैं, इसलिए ये 8 के क्या हो गए गुणज हो गए। सवाल नंबर 6, देखो इस सवाल में क्या है, ये कह रहा है 7, 10, 12 और 36 में से कौन सी संख्या के सबसे अधिक गुणनखंड हैं। तो देखो एक बात है कि भाई 7 है, 10 है, 12 है और 36 है। इसमें हमें ये ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या के सबसे अधिक गुणनखंड हैं। तो देखो अभी हमने पीछे सवाल किया था बिल्कुल सेम कंडीशन। यदि हम 7 के गुणनखंड निकालें तो एक आ जाएगा, क्योंकि 1 से पूरा भाग हो रहा है और एक साथ ही आ जाएगा, तो इसका मतलब इसके 2 गुणनखंड हैं। इसी प्रकार यदि हम 10 को देखें तो 10 का जो आएगा हमारा, एक तो देखो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और पूरा 10 आ जाएगा। ठीक है, इसके मतलब 2 और 2 4, इसके गुणनखंड कितने हैं 4 हैं। इसी प्रकार यदि हम 12 का निकालना चाहें तो 1 आ जाएगा, 2 और 3 और 4, देखो 4 तिया 12 और कितना आ जाएगा 6 और 12 से हम आ जाएगा, यानी 3 और 3 कितने हो गए 6 गुणनखंड इसके हो जाएंगे। अब बात आती है 36 की। किसकी आती है 36 की, क्योंकि सवाल जो है हमारा वो कह रहा है कौन सी संख्या के सबसे अधिक गुणनखंड होंगे। तो देखो क्या करना है 36 में, देखो 1 आ जाएगा, 2, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ तक तो आने हैं, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, कितना आएगा 6, फिर 6 के बाद 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, कितना आएगा 9 चौक 36।
फिर 9 के बाद कितना आएगा, 12 आएगा, क्योंकि 12 तिया 36, और 12 के बाद कितना आएगा, 18 आएगा, 18 दूनी 36, और 18 के बाद कितना आएगा, स्वयं 36 ही आ जाएगा। देखो गिनते हैं, 7 के 2 गुणनखंड हैं, 10 के 1 2 3 4 4 हैं, 12 के 1 2 3 4 5 6 हैं, 36 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणनखंड हैं। कितने हैं, 9। तो ये कह रहा है कौन सी संख्या के सबसे अधिक गुणनखंड हैं, तो इसका मतलब हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 36 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हमने जो है 36 जो हैं उसके गुणनखंड सबसे अधिक हैं, और कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गुणनखंड की अगर संख्या बतानी है तो गुणनखंड जो हैं हमारे वो कितने हैं, 9 हैं। कितने हैं, 9। इस प्रकार जो है ये एक्सरसाइज हमने हल की, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से ये सब समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।